रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी के हवाले से है। सीआर साहब, जिन लोगों के नाम रोल नंबर आगे नहीं है उनको बता दें कि वो अपना रोल नंबर दर्ज कर लें। अपने सारे माइक बंद कर लो और सबको बता दें कि 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने मीटिंग लॉक कर देनी है। इसके बाद जिस जिस बंदे को सिग्नल नहीं आ रहे या कोई प्रॉब्लम है तो अपना वो जो है अपनी हाजिरी यहाँ पर बता दे। 15 मिनट के बाद किसी बंदे की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, तो उनको मैसेज करके तो आप भी ज्वाइन कर लें वापस। थैंक यू। हर बंदा अपना नाम रोल नंबर आगे दर्ज करे। तो हमने आज पाकिस्तान के डिफेंस के हवाले से बात करनी है। डिफेंस, पाकिस्तान का डिफेंस क्या कहता है, पाकिस्तान के डिफेंस के बारे में क्या सारी सूरत हाल है, और उसके बाद जनाब ये सारे कैसे देखे जाएंगे, कैसे इनको लॉक किया जाएगा, क्या सारा मामला, ये सारा हमने डिफेंस पॉलिसी के हवाले से देखना है टुवर्ड्स दी पाकिस्तान होमलैंड सिक्योरिटी। तो काम काफ़ी ज़्यादा है, तमाम लोग तवज्जो करें। तमाम लोग तवज्जो करें, काम काफ़ी ज़्यादा है, काम की तरफ तवज्जो कीजिए। महमूद जो भी है अपना, इसको भी कहो कि भाई ये अपना रोल नंबर दर्ज करे। महमूद जो भी है अपना रोल नंबर दर्ज करे। सीआरए से कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे इस हवाले से बातचीत आज हो रही है, तो इसको हमने देखना है जी कि कैसे वो सारा काम आप करेंगे। टुडे we present the defense system of Pakistan nowadays according to the situation. Everyone think Pakistan नाउज़ुबिल्लाह will be destroyed or will retain इंशाअल्लाह ताला। क्या पाकिस्तान मौजूद में रहेगा या जैसा कि हालात हैं, दुश्मनों की ख्वाहिश है वो पूरी होगी, ये सारा कुछ आज हमने देखना है। वाई वी चूज दिस टॉपिक, इसकी वर्ड की वजह क्या है, हमारा ये टॉपिक है इसलिए पब्लिक पॉलिसी का। कंपोनेंट्स ऑफ डिफेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम के क्या क्या दो हथियार है। नंबर 1 आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, नंबर 2 न्यूक्लियर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के दिफा के हमारे पास दो हथियार हैं। देयर आर टू मेन वेपन्स, दो बड़े हथियार हैं जिनकी बुनियाद पे अल्लाह ताला ने हमें ये इन निशानियों से नवाजा है। और इसके बाद पाकिस्तान का जो एयर शील्ड है या जो पाकिस्तान की डिफेंस शील्ड है, या जो पाकिस्तान की आप कह लें कि वो तलवार के साथ ढाल होती है, वो ये बिल्कुल नाकाबिले तस्खीर बना दी हुई है। इसका क्रेडिट हमारे तमाम जितने भी साबिक गवर्नमेंट्स रहती हैं उनको जाता है। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं जिसको हम क्रेडिट ना दे सकें। जडे भुट्टो से शुरू हो जाएं, फिर उसके बाद ऑनवर्ड आ जाएं, फिर उसके बाद ज़िया-उल हक की तरफ आ जाएं, फिर उसके बाद नवाज शरीफ की तरफ, बेनज़ीर भुट्टो की तरफ। उसके बेनज़ीर भुट्टो को तो तालिबान अपनी वालदा मानते थे, तालिबान को बनाने वाली ही बेनज़ीर भुट्टो हैं, तो वो बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करते थे। तमाम लोग अपने माइक बंद करें। तो इसमें बेनज़ीर भुट्टो शहीद को वो अपनी मदर तस्लीम करते थे। तालिबान अब भी तस्लीम करते हैं क्योंकि इनके राइज में बड़ा रोल है बेनज़ीर भुट्टो शहीद का। फिर उसके बाद नवाज शरीफ, फिर उसके बाद जनाब मुशर्रफ, उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं, हर गवर्नमेंट ने इसमें रोल प्ले किया है। और इसमें सबसे जो बैक बोन है हमारी जिसमें वो है हमारी आर्म फोर्सेस और हमारा न्यूक्लियर सिस्टम, क्योंकि अल्लाह ताला का फजल हमारे साथ शामिल है। आर्म फोर्सेस कौन कौन सी है? पाकिस्तान की 3 आर्म फोर्सेस हैं, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स। ये 3 हमारी मेजर मुसल्लह अफवाज हैं। आपको नजर आ रहा है
जो JF-17 थंडर और F-16 ये खड़े हैं जहाँ मैं नोटेट कर रहा हूँ। उसके बाद ये पाकिस्तान नेवी के फ्लीट में जो शामिल है हेली, और उसके बाद जनाब ये इसके जो है तैमूर और दूसरे ये सारे आपको नजर आ रहे हैं। और उसके बाद कमांडोज जितने भी हैं पाकिस्तान आर्मी के हाथ में गन्स लिए। 3 मुसल्लह अफवाज हमारी हैं। आर्मी पहले नंबर पे, नेवी और एयरफोर्स इसके साथ हेल्प के लिए। पाकिस्तान आर्मी को डिफेंस सिस्टम में या डिफेंस पॉलिसी में क्या रोल हासिल है, क्या रोल है? मोट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह। आप गौर से जरा इस सिचुएशन को देखें तो ये सियाचिन की एक तस्वीर है जिसमें एक आदमी जो है, एक हमारा कमांडो वो पहरा दे रहा है और बाकी कमांडोज जो हैं वो गन्स के साथ एक इमामत करा रहा है और बाकी कमांडोज 4 उसके पीछे अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज है, नमाज अदा कर रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेचर -40 -50 नॉर्मल है। तो इस टेम्परेचर में भी अल्लाह की रजा की खातर सर झुके हुए हैं। तो ईमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तकवा, पाकीज़गी, तहारत, अल्लाह पे यकीन, और उसके बाद जिहाद फी सबिलिल्लाह, किसी दुश्मन के लिए नहीं लड़ना, अल्लाह के लिए लड़ना है, अल्लाह की खातर जिहाद करना है, अल्लाह के मामले की खातर ये सारा काम करना है। नंबर नेक्स्ट, ईमान क्या है? to have faith and trust in Allah and consider oneself। और उसके बाद अल्लाह का कानून क्या है? अल्लाह का कानून बड़ा वाज़ेह है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ने बता दिया कि जनाब मेरा कानून ये है कि मैं वादा शरीक हूँ और मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे जो है वो पैगंबर आखिरी नबी हैं और ख़ातमुन नबीयीन हैं। अभी गवर्नमेंट ने एक साथ रूलिंग दी है पार्लियामेंट में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ ख़ातमुन नबीयीन लिखा जाएगा, तो ख़ातमुन नबीयीन है। तो अब इस्लाम का जो फॉलोअर है वो इसके अलावा जो होगा वो उसकी कोई हैसियत नहीं। जो इस्लाम का फॉलोअर है उसकी सिर्फ इतनी बड़ी हैसियत ही काफ़ी है कि वो मोमिन है। उसके अलावा दुनियावी कामों के लिए उसकी कोई हैसियत नहीं है, ना ही दुनियावी कामों की तरफ उसका तरफ जाता। अल्लाह पे यकीन होता है। सारे के सारे लोग अल्लाह पे यकीन रखते हैं। उसके कुरान तकवा, तकवा क्या है? अल्लाह का खौफ, जुबान पे, हाथ पे, दिल पे बुराई से बचने के लिए अल्लाह का खौफ, राइटियस पाइटी, और उसके बाद गुड कंडक्ट। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफा दुम रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं तकवा क्या है कि जैसा कि आप झाड़ियों में से गुजर रहे हैं और आप अपने कपड़े जो है वो कांटों से बचा के गुजर रहे हैं, तो ये तकवा है। इसको पार्टी कहा जाता है, इसको पाकीज़गी, तहारत और बचना कहा जाता है। तमाम लोग जो है वो अपनी क्लासेस ज्वाइन कर लें। इस मैंने मीटिंग कुछ ही देर में लॉक कर देनी है। इसके बाद जो बाहर रह गए उसकी को नहीं एंट्री की जाती। जिहाद फी सबीलिल्लाह, कुरान पाक का लफ्ज़ है जिहाद फी सबीलिल्लाह, और इसके बारे में अल्लाह ताला की ज़ात ने बताया हिज़्ब, हिज़्बुल्लाह, अल्लाह की जमात, और हिज़्बुत शैतान, शैतान की जमात। तो जो मुसलमान से लड़ेगा वो शैतान की जमात होगा, और जो अल्लाह की खातिर लड़ेगा वो हिजबुल्लाह, अल्लाह की जमात होगा। कुरान पाक में 28 पारे में इसमें 27 में इसमें बारे में डिस्कशन है। कुरान पाक में इसमें बताया हुआ कि जिहाद फी सबिलिल्लाह का मतलब है अल्लाह की खातिर जिहाद करना। अगर अल्लाह का दीन जो है वो खतरे में है, अगर अल्लाह का इस्लाम खतरे में है, अगर अल्लाह की मखलूक खतरे में है, अगर तो इसके लिए जो बंदा भी फैसला कुन जंग के लिए अगर बढ़ता है तो वो मुसलमान होता है, और उसके बाद मुसलमान हर आने वाली चीज को रोक लेता है, रोक के सारे मामले को देखता है। ये तकवा है, इसको तकवा कहते हैं। बात को आगे बढ़ाया जाता है। दीज गाजीज, these devoted souls of your Lord हूँ, कुरान पाक की आयत है। और ये जो है इनके बारे में ये स्पेन में 711 एडी पे लिखी हुई हैं। आफ्टर डेथ ऑफ रसूल 711 हिजरी में इनको वहाँ पर तहरीर किया गया जब अंदलूसिया पे मुसलमानों का कब्जा हुआ स्पेन के अंदर। तो ये अल्लाह ताला की पकीज़ा रूह हैं जिनके साथ जो भी आएगा वो टकराएगा, वो पाश पात हो जाएगा। इसी के बारे में उसने बताया कि ज़मीन और जो है ज़मीन की ठोकर से दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, या कि लिखा हुआ है देयर लीजेंड्स ओवरकम डेजर्ट्स एंड रिवर। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, ना सारी सारी सूरत हाल है कि इनका जो है वो मकसद क्या है, जिहाद फी सबिलिल्लाह किसे कहते हैं।
पाकिस्तान आर्मी के पास कितने ट्रूप्स हैं? इस वक्त पाकिस्तान आर्मी की तादाद कोई 11-12 लाख के से ऊपर है। इसमें नंबर ऑफ ट्रूप जो ड्यूटी कर रहे हैं वो 5.5 लाख के करीब हैं, और जो रिजर्व में है रिजर्व बैंकों में वो 5 लाख के करीब है। दीज आर द गार्डियंस ऑफ पीस। जरूरी नहीं कि सरहदों पे हमला ही हो, है मुमकिन है देर आर प्रॉब्लम्स इन द होमलैंड सिक्योरिटी, जैसा कि दहशत गर्दी की वारदातें वगैरह हैं, तो इनको ओवरकम करना भी बाज़ औक़ात आप इसकी जरूरत पड़ती है। बल्कि इस वक्त दुश्मन ने अपनी 5th जनरेशन वार बदल ली है, वो आपके अंदर से जो वो बंदे ढूंढ रहा है और वहां से ढूंढ के उनसे आपके ऊपर हमला करवा रहा है। जैसा कि आर्मी पब्लिक स्कूल 2016 में हमला हुआ, जैसा कि जहाँ ये अभी रिसेंटली कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, इस तरह तो और बाकी लोगों पे हमला हुआ है। इसमें एक बंदे ने अपना नाम लिखा हुआ है महमूद गैलेक्सी, मैं उसे रिमूव कर दूंगा। जो भी है वो उसको कहो कि अपना नाम अपने रोल नंबर के साथ पूरा लिखे, बाकी लोग भी अपने नाम रोल नंबर के साथ लिखें। अच्छा जी, मिसाइल्स। मिसाइल है हमारे पास। मिसाइल क्या होते हैं? शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज। टैंक्स। हमारा एक जो मिसाइल है वो यहाँ से इंडिया का आखिरी दर्जा गोवा, आखिरी जो उसकी है वहां तक ये हिट कर सकता है। और गोवा के समुंदर के अंदर अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान एटमी मिसाइल गिर गया तो वहां से इस लेवल की वो पैदा होंगी सुनामी, जो 50-50 ऊपर फुट लहरें होंगी और वो हर चीज बहा के ले जाएंगी, 50-50 मीटर ऊंची लहरें। इसके बाद टैंक्स हैं। अल खालिद लेटेस्ट है लेजर फाइंडर जो है, मोर देन 2000, इनकी तादाद 2000 से ज्यादा है। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है उसे पाकिस्तान आर्मी का स्ट्रेटेजिक डिवीजन कंट्रोल करता है। किसी एक बंदे के पास कोड नहीं है उसका, तो स्ट्रेटेजिक डिवीजन जो है वो उसको कंट्रोल करता है, और सारे न्यूक्लियर वॉर्स और एसिड वगैरह की जो है वो निगरानी उसके जिम्मे लगी हुई है। उसने ये सारा काम देखना है। नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज। पाक आर्मी का मकसद क्या है? पाक आर्मी का मकसद है मुल्क के अंदर कौम बनाना। कौम बनाना इनका मोटो है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। समुद्रों में, दरियाओं में जब भी तूफानी आती है, जब भी कोई फ्लड आता है, जब भी कोई अर्थक्वेक आता है, तो पाकिस्तान आर्मी के नौजवान इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए, हेल्प ऑफ द नेशन के लिए यहाँ आ जाते हैं और आके यहाँ पर फिर पूरा पूरा काम करते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सनती पैदावार की तरफ भी तवज्जो है। डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन, जो खुदा न खास्ता कराची में आपने देखा वो चंद दिन पहले, अभी छोटी ईद से 2 दिन पहले वहाँ पर एक जहाज गिर गया, तो उसको पूरा रेस्क्यू किया पाकिस्तान आर्मी ने। उसके बाद भी स्लेनिश नेशनल टास्क। सिर्फ फौज सरहदों पे नहीं लगी हुई, मुल्क की तरक्की में भी इसका बहुत अहम रोल है, और ये उसके ऊपर काम करती है, काम कर रही है और करती रहेगी। पाकिस्तान आर्मी हमारा फख्र है। मैं कुछ देर बाद ये लॉक कर दूंगा, आप लोग बाकी लोगों को मैसेज कर दें। जितने लोग होंगे उन्हीं की हाजिरी होगी, बाकियों को की हाजिरी नहीं हो सकेगी। सब लोगों को वार्न कर दीजिए। ये नहीं है कि 1:45 जो आएगा ये 40 मिनट से ज्यादा में मीटिंग रिकॉर्ड करने नहीं देता। ट्रेनिंग सेंटर। आप सब जब अपने आर्मी में भर्ती होना है तो पाकिस्तान मिलिट्री की अकेडमी है काकूल, यहाँ पर स्पेशल है। ये आर्मी के स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए, वहाँ पर वेलफेयर और उसके बाद लॉजिस्टिक्स दूसरा है हमारा स्कूल, फिर फिजिकल ट्रेनिंग का है, फिर म्यूजिक का है, फिर उसके बाद डेजर्ट फूड स्कूल है, फिर एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूशन है, और उसके बाद मेडिकल फील्ड है। राइट, फ्यू डेज अर्लियर यहाँ पर पाकिस्तान में एक लेफ्टिनेंट जनरल के उहदे पर मोहतरमा को तरक्की दी गई है, मैडम निगार फ्राम, लेफ्टिनेंट जनरल निगार खान फ्राम स्वाबी। तो वो जो औरतों में से थी, और उसके बाद औरतों का फख्र है डॉक्टर निगार, लेफ्टिनेंट जनरल सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, वहाँ पर उनको तरक्की। इसके बाद आता है जी इन्फेंट्री। पैदल फौज पंजाब रेजिमेंट, बलोच सिंध रेजिमेंट, आजाद कश्मीर रेजिमेंट, एफ फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, नॉर्थ लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। ये हमारे पास तकरीबन 6 रेजिमेंट्स हैं जो सारी की सारी यहाँ पर इन्फेंट्री में शामिल हैं, और ये साथ हमारे लिए इनका काम करती हैं, और पाकिस्तान आर्मी का तो इन पर फख्र है। फाइटिंग एंड स्पोर्टिंग स्टाफ। फॉलोइंग आर दी फाइटिंग एंड स्पोर्टिंग स्टाफ। आर्मड कोर्स, जो ये सारी आर्मड बेस पे मुश्तमिल होगी। आर्टिलरी, आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम इंजीनियर्स, उसके बाद आर्मी एविएशन कॉर्प्स। तो ये हमारे पास सारा मामला इस तरह आता है। इसको हम देखते हैं, ये हमारी पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी का हिस्सा है। ये एक दिन का काम नहीं है।
इस पे गवर्नमेंट ने बहुत वर्क किया। फिर यहाँ पर हमारी आर्म फोर्सेस ने बहुत काम किया है, कौम ने वसाइल फराहम किए, तो तब ये जाके ये हमारा यहाँ तक हम देखने के काबिल हुए हैं और हमारा जो दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर पहुंचा है। बात को आगे बढ़ाते हैं। रोल ऑन वॉर 1965, 65 की जंग जो है वहां पर हमारे थोड़े रिसोर्सेज कम थे, तो गाजी लाहौर के महाज पर बम बांध कर वो छम जोड़ियों के सेक्शन में जमीन पे रन ऑफ कच्छ और छम जोड़ियों के सेक्शन में जमीन पे लेट गए, ऊपर पत्ते ले लिए। इंडिया के टैंक आगे आए और उनके जिस्मों के पड़खे उड़ गए और उधर से इंडियन टैंक जो थे वो उड़ गए। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ से क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान आर्मी कैप्चर 20 इंडियन ऑफिसर्स, 19 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और उसके बाद 569 अदर रैंक्स। पाक आर्मी को जो लॉस हुआ, 200 टैंक तबाह हुए। उसके बाद ट्रूप्स 3800 के करीब उन्होंने जामे शहादत नोश किया लाहौर में अटैक की सूरत में। ये बगैर किसी सूरत हाल की थी कि इंदिरा गांधी का वैसे ही दिमाग खराब था, तो उसने सोचा कि क्यों ना जनाब हम जब दोपहर की चाय लाहौर में जाकर पिए। उसका ख्याल था कि जनाब ये हम पाकिस्तान एक मुल्क है, इसी तरह का गरीब मुल्क, तो हम इसको कैप्चर कर लेंगे, हमारी इकॉनमी बड़ी है, हम इसके ऊपर कैप्चर कर लेंगे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो जनाब कहाँ तक पहुँच गए हैं। और उसके बाद लाहौर जहाँ वो है नीमत कदा लोहारी मार्केट, वहां तक वो आके मुड़ के चले गए कि शायद आर्मी ने यहाँ से घेर लिया में। वहां पर निशाने हैदर, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद फरमाए, मेजर अजीज भट्टी का रोल हम सबको याद है, फख्र है उनके पास। जब इंडिया को इस पर शिकस्त हुई और उसके बाद 70 में बांग्लादेश के उन महाज पे वो चले गए और उन्होंने जाके वहां पर लोगों में, मक्ती बानी ने ये तहरीक डाल दी कि जनाब यहाँ पर तो बंगालियों को पाकिस्तानी फौज मार रही है। तो हमारे लीडरों ने वहां से मुजीबर रहमान ने इलेक्शन जीता, तो मुजीबर रहमान बंगाली ये चाहता था कि प्राइम मिनिस्टर उनका हो, लेकिन जुल्फकार भुट्टो ने यह नारा लगा दिया उधर तुम और इधर हम। तो हमारी ये जो थे लीडर, इनकी वजह से बंगाली भाई धोखे में आ गए और हमारी जो इंटरनेशनल एजेंसियां थी उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा कर दिया। इस जंग में हमारे 90,000 करीब जो थे वो बने जंगी कैदी। बांग्लादेश की आर्मी थी 1,75,000, इंडिया की आर्मी 2,50,000 थी। टोटल स्ट्रेंथ मिला के ये इकट्ठे लड़े और उसके बाद इस स्ट्रेंथ में 6,15,000 पाकिस्तानी थे और उसके बाद ये पैरामिलिट्री फोर्सेस की सारी हमारी कैपेसिटी थी। पाकिस्तान ने किया हुआ अराउंड 93,000 जंगी कैदी। मिलिट्री पर्सोनल इसमें 55,000 थे, सिविल और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 35,000 थे। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया और उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि वो कौन है जी। उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि वो बंगाली हैं और बांग्लादेश के नाम से उन्होंने अपना इस मुल्क का आगाज कर लिया। इसके बाद आती है 1999 की वार, 1999 की। इसमें कारगिल में चमक सेक्टर जो था वहां पर था कि इंडियन फोर्सेस जो थी वो तंग कर रही थी बार बार, तो पाकिस्तान में उन्होंने मुदाखलत की। चमक छोटा सेक्टर है, यहाँ से कुछ मुजाहिदीन ने पेनिट्रेट किया और पाकिस्तान ने अपनी 5 जो थी वो पोस्ट डिक्लेयर करनी और पाकिस्तान आर्मी के साथ कम्बैट हुआ। और इसमें पाकिस्तान आर्मी ने जनाब क्या किया, कम्बैट को विन किया। लेकिन नवाज शरीफ को अल्लाह ताला क्या कहें मैं अब इस पर, कि उसने जाके हथियार डाल दिए अमेरिका में और उसके बाद सारे का सारा काम खराब हो गया। तो जनरल मुशर्रफ जो था, फिर पाकिस्तान आर्मी वहाँ से ये सेटलमेंट हुई। यहाँ पर 2 लोगों ने बेदरेग जो थी खून बहाया पाकिस्तान के लिए और निशाने हैदर पाए। उनमें हवालदार लालक जान था और निशाने हैदर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और दूसरे कैप्टन कर्नल शेर खान स्वाबी से थे। इन्होंने भी निशाने हैदर जो था वो वसूल पाया। दी हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन गिवन बाय द पाकिस्तान, और उसके बाद जिसमें रैंक की भी कोई नहीं कि सिर्फ फौजी अफसरों को मिलना है, या ये भी नहीं है कि जनाब ये सिर्फ जवानों को मिलना है। ये बहादुरी की बुनियाद पर मिलता है, जिंदा को भी, गाजी को भी और शहीद को भी। लेकिन अब तक जितने भी ये दर्जात हासिल किए हैं ये सारे शोहदा ने हासिल किए हैं। तो ये दुश्मन से छीनी हुई बंदूकों से जो मेटल लिया जाता है, गन्स, उससे ये पिघलाकर बनाया जाता है।
इसको निशाने हैदर कहते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज है। इस वक्त हमारे ये सारे जवानों की लिस्ट आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे निशाने हैदर हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपको आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल मोहतरम अयूब कियानी, अशफाक परवेज कियानी। उसके बाद फिर अशफाक परवेज कियानी के बाद नेक्स्ट जो आए, फिर नेक्स्ट मूव करते करते जो थे ये शरीफ शहीद राहील शरीफ, और उसके बाद फिर आजकल आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा साहब। और इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से इनका तूती गूंजता है कि पाकिस्तान ने जिस तरह शिकस्त दी है दहशत गर्दी को, तो इस वक्त बाजवा डॉक्ट्राइन के तहत पाकिस्तान अपनी पॉलिसी बनाई हुई। बाजवा डॉक्ट्राइन ये है कि हम दुनिया के लिए डू मोर नहीं करेंगे, जिसने करना है वो खुद कर ले, पाकिस्तान के लिए दुनिया को डू मोर करना होगा। तो इस वक्त पाकिस्तान के 4 सीनियर स्टार 4 स्टार जो हैं वो जर्नैल हैं, और उनमें जनरल जुबैर थे पहले, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और चेयरमैन जॉइंट स्टाफ ऑफ कमेटी। पाकिस्तान आर्मी फोर्सेस के सिंबल ऑफ ए टेरर एंड नेम ऑफ प्राउड। पाकिस्तान की फौज से इंडिया कांपता है। पाकिस्तान की फौज से इंडिया कांपता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने पीछे नहीं हटना। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप पूरी दुनिया में पाकिस्तान का पहला नंबर है SSG में। इसको हम ब्लैक स्टॉक्स भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट कमांडो डिवीजन पाकिस्तान आर्मी। अच्छा जी, स्पेशल ऑपरेशन, इसमें स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने की खिदमत जहाँ याद रखी जाएंगी, तो वहाँ ये भी याद रखा जाएगा कि जब 1979 में यमनियों ने खाना काबा पे कब्जा करने की कोशिश की थी, तो उस वक्त ये ऑपरेशन रेस्क्यू का जो किया था वो पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ब्लैक स्टॉक्स ने किया था, और उसके बाद ये आज़ाद इनको हासिल है। अभी रिसेंटली इन्होंने इनको की ड्यूटियां लगी हैं ये इस पे सी पैक को सपोर्ट करने के लिए। 7000 के करीब इसके अंदर ऑफिशियल नंबर्स हैं, और उसके बाद फिर बाकी भी इस तरह सारे मामला थे, और 10 बटालियन है। SSG को 1958 में क्रिएट किया गया था। पाकिस्तान आर्मी का फख्र है। रोल इन वॉर 65 में। अब इसमें इनिशियली डिप्लॉयड अलोंग द अफगान बॉर्डर। यहाँ से जो 1965 की जंग थी, तो उसमें अफगानियों ने शरारतें करनी शुरू कर दी पाकिस्तान के साथ, तो कबाइल को मिला के साथ फिर यहाँ पर SSG लगाई गई। फिर उसके बाद पहले मेजर डिप्लॉयमेंट 120 ऑफिसर और मैन जो थे इंडिया में ड्रॉप किए गए, और इन्होंने 6-7 सितंबर को ही जनाब सारे का सारा वहाँ पर काम तमाम कर दिए इंडिया का। और इनको पता चला कि जनाब इंडिया के अंदर एक घुसपैठिए इसको कहते थे इंडियंस, लाले हिंदू, तो वो डरे रहे, और उसके बाद इस का मुकाबला वो नहीं कर सके। फिर 71 में भी इनका बहुत प्यारा रोल है। फिर सोवियत वॉर में तो खैर आपने देखा कि अफगान वॉर में पूरी शिकस्त हुई है। फिर उसके बाद सियाचिन और कारगिल वॉर में SSG टॉप पे रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेनिंग इनको दी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ यही उसका मुकाबला कर सकते हैं, कोई और बंदा जो है इसका मुकाबला नहीं कर सकता। रिसेंट एक्टिविटी एंटी टेररिस्ट में आपने देखा कि जो पाकिस्तान में रावलपिंडी ऑपरेशन जो है, और उसके बाद PNS मेहरान ऑपरेशन जो है, और उसके बाद आर्मी पब्लिक स्कूल ऑपरेशन में इनका बड़ा अहम रोल है। अच्छा जी, इसमें पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेस की 7 बटालियन है, उनके ट्रूप्स की सारी डिटेल आपके साथ सामने मौजूद है। हर में 700 बंदा है, और उसकी डिटेल बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। ट्रेनिंग इनकी बड़ी हार्ड होती है, हवा समुंदर। उसके बाद जनाब ये इनको 12-12 घंटे में भी सफ़र करते हैं। अभी पाकिस्तान के एक कमांडो ने SSG के कैप्टन हैं, उन्होंने 10 घंटे में 60 किलोमीटर सफ़र दौड़ के तय कर लिया, और उसके बाद जनाब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए इतनी ट्रेनिंग। नेवल और एयरफोर्स के यूनिट भी पाकिस्तान SSG से जाते हैं, और यहाँ पर होते हैं। शहीद शोधा कितने हैं, और बाकी सारी डिटेल भी आ गई। गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, हिलाल जुर्रत है, सतारा जुर्रत है, तमगा जुर्रत है, सतारा विसालत है, और तमगा विसालत है। वी डू इन पीस एंड वॉर। हम जब नहीं कहते कि जंग हो, हम हर जगह पर पाकिस्तान डिफेंस मौजूद है। पाकिस्तान का प्राउड 6 सितंबर को उसने जंग छेड़ी इंडिया ने, और सिर्फ एक दिन के बाद
उनके 400 450 जहाज तबाह करके सिर्फ एक दिन बाद 7 सितंबर को पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये जंग जीत ली। जस्ट वन डे आफ्टर, एक दिन बाद जनाब ये जंग जीत ली इन्होंने। एयर रीसप्लाई, उसके बाद टारगेट को क्लियर करना, उसके बाद बेस्ट सपोर्ट करना, ये सारी डिटेल इनके साथ हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स दी प्राउड ऑफ पाकिस्तान लीडिंग एयर आर्म, टास्क क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिटरी। रिसेंटली 28 फरवरी को क्या हुआ, इंडिया के मुंह पे चपेड़े मारी हैं हमने, इंडिया का मुंह तोड़ा है, वो गुस्सा था 26 फरवरी को यहाँ पर, और 2 दिन बाद हमने उसका वो हाल किया 28 फरवरी को 27 फरवरी को, के 27 फरवरी को जब हम उसके करके, और कश्मीर में जब हम घुसे हैं एयरफोर्स पाकिस्तान की F-17 थंडर, तो इंडिया कहने लगा जी उन्होंने F-16 उड़ाया है। ओ भाई उस दिन तो हमने F-16 को सलफ ही नहीं मारा, वो स्टार्ट ही नहीं किया, चाबी नहीं लगाई F-16 के अंदर। F-17 थंडर गए हैं, उन्होंने जाके वहां बॉम्बिंग की है कि जहां पर इंडिया का आर्मी चीफ छुपा हुआ था 1 किलोमीटर के अंदर, वो वहां से गीली धोती के साथ भागत है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स का फिर वो आपने देखा कि इस तरह हमने 2 जहाज गिराए यहाँ पर, 3 गिराए बेसिकली, और एक उनकी साइड पे गिरा, 2 हमारी तरफ साइड पे गिरे। बात को आगे बढ़ाते हैं। 59 में क्या थी पहली सूरत हाल थी, पहला हमारा जो शहीद थे, फिर उसके बाद 65 में क्या था, फिर MM आलम का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 4 सेकंड 5 इंडियन तैयारी, सेकंड कितने, 1 2 3 और 4, और इंडियन तैयारी कितने गिराए, 5। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक कोई तोड़ नहीं सका, MM आलम का ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। तो जनाब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं मीटिंग करने लगा हूँ सील, ताकि अब किसी की हाजिरी नहीं लगी है, ब्लॉक की मीटिंग, अब कोई बंदा एंटर नहीं हो सकता, आप सब लोगों को नजर आ गया। अब जनाब कोई बंदा नहीं एंटर हो सकता, ना किसी की हाजिरी लगेगी। CR साहब ये भी सुन लें, एयरफोर्स में जनाब ये 10:1 की रेशो, फिर उसके बाद ये हमारे ऑपरेशन है F-17 के अंदर, फिर F-7 स्काई बोल्ट, फिर उसके बाद F-16 फाल्कन फाइटर, फिर उसके बाद मिराज है हमारे पास। अभी जनाब हमारे फाल्कन तैयारों का मिशन जो है, अपने लोग माइक बंद कर दें। ओरियन तैयारे थे हमारे पास 3, जिनमें से एक जो है वो दहशतगर्दों ने तबाह करने की कोशिश की, स्वीडन से लिए होते हैं एयर वार्निंग एयर कंट्रोल सिस्टम। फिर उसके बाद अभी हमने हवा में फ़ज़ा में इनको ईंधन देने की स्किल भी हासिल कर दी है। हेलीकॉप्टर्स है, MM-17 है, फिर उसके बाद शरूस्की है, हस्की हैं, उसके बाद जनाब बुराक है, हमारे पास जसूस तैयारे हैं, ये जो बगैर जिसको हम कहते हैं रडार, ये बगैर जो चलते हैं, जिसको आप कह देते हैं ड्रोन। पाकिस्तान का ड्रोन जो है वो दुनिया में पहले नंबर पे आता है, ड्रोन के जरिए आप एटम बम भी गिरा सकते हैं, ये सलाहियत सिर्फ कुछ मुल्कों के पास है। विद इन अप्रोक्सीमेट स्ट्रेंथ ऑफ 65,000 पर्सोनल और 950 एयरक्राफ्ट हमारे पास दुनिया की 7वीं बड़ी एयरफोर्स है। अच्छा जी, इसके ऊपर फख्र करने की ज़रूरत है। ये सारे का सारा अगर हम चलते हैं, अब इसके लिए पैसे कौन से दे रहे हैं, मैं और आप दे रहे हैं, डिफेंस दे रहा है, हमें डिफेंस को सपोर्ट करना, वरना 3 तरफ दुश्मन बैठे हैं, अफगानिस्तान और की तरफ भी, उसके बाद इंडिया की तरफ भी, और रशिया में भी, और उसके बाद कभी कभार ये ईरानी बॉर्डर से भी छेड़खानी होती है। तो ये सारी चारों तरफ दुश्मन है, इसको डील करने के लिए एक पाकिस्तानी सोल्डर की क्या विश है कि वो जनाब मुझे किसी कोई टीन एज शहजादी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ F-16 के अंदर वार जोन में मरना चाहता हूँ, ये उसकी सूरत हाल आखिरी ख्वाहिश है। पाकिस्तान नेवी, नेवल फोर्सेस पाकिस्तान की पहले वीक थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 1000 किलोमीटर से ऊपर बॉर्डर है, जिसको 650 नॉटिकल माइल का, जिसे हमें कम्बैट करना पड़ता है। अच्छा जी, 1965 की यार में द्वारका जो वादा था, द्वारका का जो है, यहाँ पर हमने जंग जीती थी इंडियन, जो सारी की सारी वो थी, जिनको हम कहते सबमरीन ड्राउन किया। उसके बाद बॉम्बे पोर्ट के पास भी हमने ऑपरेशन किए। खैर एनीवे, वार ऑफ 71 में भी हमारा बड़ा नेवी का बड़ा है रहा है, 22,000 अफराद है, उनको 5,000 रिजर्व हैं, और उसके बाद हमारे पास भी कोस्टल गार्ड हेल्प के लिए। सरफेस फ्लीट, डिस्ट्रॉयर्स, माइन हंटर्स और ऑक्सिलरीज और मिसाइल बोट, ये सारी की सारी इनकी सपोर्ट साथ करते हैं। डिस्ट्रॉयर्स PNS बाबर, बदर, और उसके बाद खैबर, शाहजहां, तारिक और टीपू सुल्तान, और अभी रिसेंटली हमने कुछ चाइना से इसके अंदर ऐड किए हैं। माइन हंटर, ये समुद्र में घुसती सुरंगें तलाश करने वाले 3 शिप्स हैं।
और उसके बाद जनाब क्या है, मिसाइल रूट कौन कौन सी है, लाड़काना है, जलालत है, और बादशाही है, और उसके बाद शुजात है। ये ना जुल्फ़कार इंसाफ की डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। एयर यूनिट भी इनके साथ होता है, लॉजिस्टिक यूनिट भी इनके साथ होता है। ये सारी डिटेल हमें यहाँ पर सारी नज़र आती हैं। मैरीन्स क्या है, एसएसजी कमांडो ग्रुप इनके साथ शामिल होता है। मैरीन्स जो हैं वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की हमने यहाँ इसके साथ इस्टेब्लिश किया हुआ, उसके अंदर 2000 अफराद हैं। और उसके बाद ये सारे पाकिस्तान के ये हमारे एसेट का हिस्सा बन रही हैं। और उसके बाद हम सारे को इस यहाँ पर अपने अंदाज में टैकल करते हैं, देखते हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की फिर आगे अब आता है न्यूक्लियर एसेट ऑफ पाकिस्तान, जिसके बाद पाकिस्तान से दुनिया सारी खौफजदा है। तो एक अमेरिकी की वो रिसर्च में पढ़ रहा था, तो उसे वो टीवी वाला इंटरव्यू ले रहा था कि आप ये बताएं कि यू सस्पेक्ट देयर आर एसिड्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन इराक। तो वी सस्पेक्ट है, उनका हमारा ख्याल है कि यहाँ मास ऑफ डिस्ट्रक्शन है इराक में, तो हमने हमला कर दिया एंड वी डिस्ट्रॉयड इराक। लेटर ऑन नथिंग वाज रिकवर्ड, फिर बाद में कुछ नहीं मिला। तो किसी ने उनसे वो जो एंकर था वो पूछता है कि यू सस्पेक्ट पाकिस्तान हैज न्यूक्लियर एसिड्स, तो उसने कहा वी सस्पेक्ट। उन्होंने कहा व्हाई नॉट टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। उन्होंने कहा यू रबश, पाकिस्तान एक्चुअली हैज न्यूक्लियर बॉल्स। 250 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉल्स पाकिस्तान के पास हैं। सस्पेक्ट नहीं है, हमें पता है उसके पास हैं। तो न्यूक्लियर बॉल्स की वजह से हमारे सारे के सारे लोग जो हैं वो यहाँ से दौड़ गए हैं, जितने भी हमारे दुश्मन हैं। ईरान अभी रिसेंटली कल परसों की बात है कि वो फ्रांस ने जब ये इसमें कमांडो एक्शन करने की कोशिश की, इसमें जो था अपना अफगानिस्तान में, तो वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को भी घेरने की कोशिश की, लेकिन हमें वहां तक जाने नहीं दिया आईएसआई ने और खुफिया एजेंसी ने। न्यूक्लियर में हिस्ट्री के एटम बम हमारे पास, ये वॉर हमारी जो हुई है 53 में, इसमें इंडिया ने पहल की, फिर आगे बढ़ते गए। फिर 65 की वार में हम जो थे वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के पीछे गए हैं। फिर यहाँ पर जनाब मोहतरम बशीरुद्दीन महमूद जो थे उनको, और उसके बाद डॉक्टर कबीर खान को लाया गया, ला के इन दोनों को कहा गया, फंड जो थे दोस्तों ने फराहम किए, और फिर उसके बाद हमने न्यूक्लियर वेपन जो था वो तैयार कर लिया। और उसके बाद डॉक्टर कदीर खान पहले इस्तीफा देकर चले गए, फिर बाद में इनको दोबारा लाया गया कि जनाब मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम भुट्टो ने इनको रिक्वेस्ट की, भुट्टो शहीद को इसके लिए फंड जो थे वो जेड इसने जो कजाफी ने थे वो फ्राहम किए। और उसके बाद सारा मामला ये कहूटा लेबॉर्ट्री में जनाब ये कायम हुआ। पहले जोराबाद में था, फिर उसके बाद कहूटा ले गए इसको, ऊपर पानी की झील है, नीचे हमारे फासला में। फिर 1998 में पाकिस्तान आर्मी ने मजबूर किया जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कि आप एटॉमिक धमाकों का ऐलान करें। तो उसमें पाकिस्तान में 6 एटॉमिक बॉम्ब जो थे वो एक्सप्लोड किए, जिनके ऊपर पाकिस्तान के पास सारी दुनिया मान गई। ये इस वक्त की सूरत हाल चाही के अंदर वो लोग खड़े हैं। क्रेडिट इसका नवाज शरीफ को जाता है, क्रेडिट इसका पाकिस्तान आर्मी को जाता है, और उसके बाद जिन्होंने ये सारा कुछ किया, और क्रेडिट पाकिस्तान की कौम को जाता है जिन्होंने पैसे फराहम किए। अब दुनिया में बंदों की जंग और हवाई जहाज़ों की जंग खत्म हो गई है, अब मिसाइल टेक्नोलॉजी शुरू हो गई है। तो मिसाइल पे भी हमने काफ़ी काम किया हुआ है। हमारे पास तकरीबन शॉर्ट रेंज अब्दाली है, गजनवी है, रात है। रात जो है ये और M11 दोनों जो हैं ये एटॉमिक वार हेड लगाने की सलाहियत रखते हैं। गौरी जो है ये इसकी रेंज हम बढ़ा रहे हैं, गौरी 4-5 की, कि जनाब ये 5000 किलोमीटर यानी इंडिया से भी क्रॉस कर जाए। तो उसके बाद एनीवे अब हम सब कॉन्टिनेंटल मिसाइल की तरफ जाएंगे। फिर उसके बाद शीन मिसाइल है, फिर उसके बाद बाबर है, उसके बाद जनाब आगे टीपू सीरीज है, और उसके बाद पाकिस्तान, यही वजह कि इसराइल और अमेरिका जो है पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान का डिस्टेंस देखा कि क्या है। पाकिस्तान का जो मिसाइल है ये तकरीबन 8.5 मिनट में इसराइल को हिट कर सकते हैं। और अमेरिका के अंदर इसके लिए T24 रेंज के मिसाइल हैं। वहाँ तक हम दोस्तों पे तो नहीं चलाते अमेरिकन वगैरह पे, लेकिन ये कि इसीलिए वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे थे, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट पे, कि आप बिना मिसाइलों की रेंज कम करें।
तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस वक्त आर्मी ने इनकार कर दिया, वो कहते जी इंडियन को सुपरमेसी दें। तो इस वक्त हमारे इस्लामाबाद से व्हाइट हाउस की ये पोजीशन है, 11,600 किलोमीटर है, तो टिप्पू 4 सीरीज का जो मिसाइल होगा वो यहाँ तक जाएगा। पाकिस्तान हैविंग सेकंड नंबर ऑफ वर्ल्ड मिसाइल टेक्नोलॉजीज, अमेरिका के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास। दुनिया में सबसे बड़ी मिसाइल टेक्नोलॉजी। आप इकोनॉमिक्स मुश्किल से ना घबराएं, क्योंकि बैकग्राउंड में जो हमारा ये काम है, जो डिफेंस है, पूरी दुनिया के लोग जो हैं दोस्त दुश्मन पाकिस्तान को मिटाने पे लगे हुए हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है कि इनके पास न्यूक्लियर बॉल्स हैं और इन मिसाइलों में न्यूक्लियर बॉल्स लगी हुई हैं, तो इस वजह से वो दौड़ जाते हैं। फिर वो कोशिश करते हैं कभी जनाब जमहूरियत के नाम पे, कभी टेररिस्ट एक्टिविटी के नाम पे, कभी किसी पे या कार्रवाइयाँ करने की। तो देयर इज नो पावर ऑन अर्थ विच कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। तो अब हम चलते हैं दोबारा सारे रिव्यू की तरफ के रिव्यू में क्या देखना है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जनाब हमारे पास जो टोटल आर्म फोर्सेस हैं वो सारी की सारी हमारे 3 हैं। फिर उसके बाद मिसाइल शील्ड भी मैंने आपको दिखाई, फिर उसके बाद सारी जो सूरत हाल है उनके बारे में भी आपको बताया, आर्म फोर्सेस में और न्यूक्लियर सिस्टम में भी सारा कुछ बताया। इसको सारे को कंट्रोल कर रही है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, कोई एक बंदा कंट्रोल नहीं करता। आर्मी में भी कोई एक बंदा नहीं है कि आर्मी चीफ सिर्फ सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए पूरा एक डिवीजन है और उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिवीजन, और उसमें कोड जो है वो ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। खुद स्ट्रेटेजिक डिवीजन के अंदर काम करने वाले लोगों को भी नहीं पता होता कि पाकिस्तान के ये एसेट किधर मौजूद है। वजीर आजम को भी उन एसेट तक रसाई नहीं होती, वजीर आजम को भी वहां तक रसाई नहीं दी जाती। ऐसा ना हो, ये पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्रेटेजिक डिवीजन है। हमें सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन सिविलियन बालादस्ती अगर सिर्फ देखा जाए तो सिविलियन कौन है? नवाज शरीफ है। सिविलियन कौन है? जरदारी है या इमरान खान है या बेनजीर शहीद थी या फजल रहमान है? क्या इनके हाथों में न्यूक्लियर प्रोग्राम दे दे? पैसे मेरे और पाकिस्तान की कौम के लगे हुए हैं कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मौलाना फजल रहमान के हाथ में दे दें, क्या नवाज शरीफ के हाथ में दे दें, क्या जरदारी के हाथ में दे दें, क्या इमरान खान के हाथ में दे दें? नहीं, इसके लिए अलहदा से एक डिवीजन होना चाहिए जो इनको कंट्रोल कर सके। क्योंकि जब से मैं और आप पैदा हुए हमारे वालिदैन टैक्स दे रहे हैं, वो पैसा लगा हुआ यहाँ पर। ये पाकिस्तान किसी सियासतदान की पैदावार नहीं, ना इसकी जिंदगी का ये कोई ऐसी सूरत हाल है कि जनाब ये चूंकि फलाम सियासतदान के मानने वाले हैं, कुछ यूथी हैं, कुछ जनाब लूथी हैं, कुछ न्यू का वो जनाब वजीर आजम नवाज शरीफ को, आप उसकी बेटी को आपने वहां पर वजीर आजम उसमें बिठाया था, तो वजीर आजम हाउस में बैठ के उसने लीकेज कर दी। तो इन लोगों पे आपने एतबार करना है, जरदारी पे आपने एतबार करना है, इमरान खान पे आपने एतबार करना है? नहीं, इनमें से किसी, ये गवर्नमेंट चलाएं ठीक है करें, लेकिन ये जो एटॉमिक हमारे सूरत हाल है इसके ऊपर हम किसी के लिए रिलाई नहीं कर सकते। इसके लिए अलहदा से एक डिवीजन होना चाहिए जो इस सारे मामले को देखे। इस पे ये नहीं है कि भाई हम ये पैसा लगा हुआ पाकिस्तान की कौम का, सऊदीया ने इसमें हेल्प की हुई है, इसमें वो अल्लाह ताला उसकी मगफरत फरमाए, कर्नल कजाफी ने उस वक्त 72,000 मिलियन के करीब पैसे दिए थे आपको। इसमें बहुत सारे लोगों का खून है, इसके पीछे ISI है पूरी की पूरी। तो वो इनको पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को सलाम करना है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर सिस्टम को सलाम है। सियासतदानों की टगे की कोई हैसियत नहीं, वो तो आज दूसरी पार्टी में, कल तीसरी पार्टी में, परसों चौथी पार्टी में हो रहे हैं वहां पर। लेकिन इस जिस तरह अमेरिकन जो हैं उन्होंने सिविलियन बालादस्ती के साथ, जो अभी रिसेंटली आपने देखा कि उसने वहां पर आर्मी अप्लाई किया है अमेरिका में, तो पहली दफा लोगों ने अपनी आर्मी देखी। ट्रंप ने कहा जी, ट्रंप के ऊपर हमला हुआ व्हाइट हाउस पे, तो उसने आर्मी लगा ली। तो पहली मर्तबा अमेरिकन ने अपने मुल्क में अपनी आर्मी देखी हंगामे कंट्रोल करने के लिए। तो इसके ऊपर जब वो आर्मी आई तो आर्मी चीफ ने क्या किया, इमीडिएटली जो उनका आर्मी चीफ था, चीफ ऑफ आर्मी चीफ वहां पर आर्म फोर्सेस, उसने ट्रम्प से कहा तू मरता है मरे, जिया था जिए, हमें कोई गर्ज नहीं। और उसने साथ ही अपनी अमेरिकन आर्मी को कहा गो टू द बैक्स,
फौरी तौर पे जाओ अपने अपने ड्यूटी पे, यहाँ हम इसको प्रोटेक्ट करने नहीं बैठे हुए, ये सिविलियन प्रॉब्लम है, ये पुलिस हल करे, पुलिस का काम है इसको हल करना, मेरा और आपका काम नहीं है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। सीआर साहब फौरी अटेंडेंस भेजें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।